वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम कुछ पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के इनके क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, जो टीजीटी होते हैं, पीजीटी होते हैं या पीआरटी का कोई भी आपका एग्जाम होगा, उन सब के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। An aspect of pragmatism is experimental learning which say education should come through। यानी अगर हम pragmatism के हिसाब से देखें तो हमारी जो एजुकेशन है वो कैसे आनी चाहिए बच्चे को, तो वो आनी चाहिए with the help of experience। जो भी एक्सपीरियंस बच्चा लेता है उस एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीखेगा उसको, तो वो हमारा pragmatism कहता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू। तो जो हम प्रैक्टिकल लर्निंग बोलते रहते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू हमें सिखानी, यानी वो आपकी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन कहाँ काम आनी चाहिए, कहाँ अप्लाई होनी चाहिए, वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई होनी चाहिए। यानी वही चीज़ पढ़ाओ बच्चे को जो रियल वर्ल्ड में ज़रूरत है उसकी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Next question, question number 3, the philosopher who for the first time mentioned the importance of play in the education। okay? तो इनमें से मतलब ऐसा कौन सा फिलोसफर है जिसने ये बोला था कि प्ले का भी इम्पोर्टेंस होता है हमारी एजुकेशन के अंदर, तो वो थे एरिस्टोटल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे जिन्होंने मेंशन किया था कि प्ले की भी एक इम्पोर्टेंस होती है एजुकेशन में, जो कि बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़रूरी होता है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। उसके अंदर खेल भी आने ज़रूरी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 4, प्लूटो बिलीव्स दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर। जो प्लूटो थे वो बिलीव करते थे कि जो टैलेंट होता है और इंटेलिजेंस होता है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, यानी क्या वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जेनेटिकली, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब नई जनरेशन आ रही है तो मतलब ऐसा क्या होगा, जैसे अगर फादर जो वो बहुत इंटेलिजेंट या बहुत टैलेंटेड हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो भी बच्चे होंगे वो भी सारे टैलेंटेड या इंटेलिजेंस होंगे। क्या वो ये कहते थे? बिल्कुल नहीं, ये जेनेटिक नहीं होता, यानी जेनेटिकली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट जेंडर वाइज, यानी ये क्या है, जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि यानी अगर मेल टैलेंटेड है तो मेल ही टैलेंटेड रहेगा, या फीमेल अगर इंटेलिजेंस है तो फीमेल ही रहेगी, ये भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो जेनेटिकली नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायमेंशनल टीचिंग एड्स। तो कौन सा ऐसा है जिसमें डायमेंशंस ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा डायमेंशन वाला हमारे पास कौन सा है? मॉडल। मॉडल जो होगा वो हमारे 3 डायमेंशन का होगा, तो इसीलिए हम उसको मॉडल कह रहे हैं। ब्लैक बोर्ड जो होगा वो 2 डायमेंशनल होता है मोस्टली, ये भी हमारे पास मतलब हमारे इनके अंदर इतने डायमेंशन नहीं होंगे। ज़्यादा डायमेंशन हमारे किस में मिलेगा? जो हमारा मॉडल्स होते हैं उसका। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Question number 6, the more part of your brain you use, the more likely you are to dash information। okay? जितना आप ज़्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करोगे उतना ही इंफॉर्मेशन क्या होगी? रिटेन होगी, तो उतना ही इंफॉर्मेशन आपके पास वापस आएगी, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो रिटेन इंफॉर्मेशन होगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द एक्सेप्शनल कैटेगरी। तो ऐसा कौन सा है जो एक्सेप्शनली अलग होगा सबसे? जैसे स्लो लर्नर होते हैं वो भी हमारे पास एक कैटेगरी होती है। एक हमारे पास क्या है, रिटार्डेड जो बच्चे होंगे उनकी भी होगी। गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं इनको भी हम एक्सेप्शनल लर्निंग में हम डाल सकते हैं या फिर एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हमें कौन सा करना है? विच नॉट इंक्लूड। तो कौन सा नहीं करेगा? जो नॉर्मल होंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंटेलेक्चुअल यानी माइंड से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है उनका कोई पार्ट नहीं है। यानी क्रिएटिविटी जो होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है, थिंकिंग जो होता है वो भी माइंड से होता है, इमेजिनेशन जो होगा वो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है। लेकिन जो टॉलरेंस होता है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में नहीं आता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर इकोसेंट्रिक। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो होगा वो इकोसेंट्रिक नहीं रहता,
जब वो इनमें से कौन सी स्टेज में आ जाता है? तो जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाता है तब वो ये बोलते हैं जीन पियाजे कि इस वाली स्टेज के बाद जो बच्चा होगा वो इकोसेंट्रिक नहीं रहता। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर वो इकोसेंट्रिक रहता है, लेकिन जैसे ही वो कंक्रीट में आता है वो नहीं रहेगा। और लास्ट स्टेज हमारी कौन सी होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फर्स्ट स्टेज हमारी सेंसरी मोटर होती है, सेकेंड हमारी प्री ऑपरेशनल होती है, थर्ड हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल होती है, एंड फोर्थ हमारी कौन सी होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो इस हिसाब से जीन पियाजे ने अपनी जो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ स्टेजेस बनाए थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन आर यूजली इकोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेज। तो जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था उसी से बेसिस पे है कि कौन से स्टेजेस पे जो बच्चा होगा वो इकोसेंट्रिक हो सकता है, इनमें से कौन सी स्टेज होगी। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज थी हमारी, जो अभी हमने डिस्कस की है, वो हमारी हो सकती है। तो वो कौन सी होगी? हमारी सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बाकी हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ए जो आंसर ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशंस। इनमें से कौन सा है जिसमें इमोशंस नहीं दिख रहे हैं? प्लेजर जो होता है इमोशन होता है, सॉरो भी इमोशंस होता है, क्यूरियोसिटी भी इमोशन होता है, लेकिन जो टॉलरेंस होता है वो इमोशन नहीं होता। ये क्या है? टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर स्टडीज प्यूपल ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो कौन सा इनमें से कौन सा मेथड है जो वो यूज कर सकते हैं जिससे बच्चों के बीच के जो ग्रुप का जो बिहेवियर है वो जान सकें? तो इंटरव्यू तो अकेले का होता हो ही नहीं सकता, एक्सपेरिमेंटल से भी आप ग्रुप का बिहेवियर नहीं जान सकते बच्चों को, जैसे ग्रुप में वो कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। केस हिस्ट्री से भी आप नहीं जान सकते। मेन चीज आएगी ऑब्जर्वेशन। तो टीचर जो होगा वो ऑब्जर्वेशन से बच्चे का जो ग्रुप बिहेवियर है वो जान सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी। कोई एक एबिलिटी है बच्चे के अंदर, अगर उसको अनयूज रखा जाए तो डैश दी डैश इट बिकम। तो वो जो एबिलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? यानी अगर आपके पास कोई क्वालिटी है, कोई एबिलिटी है, बच्चे के अंदर कुछ है, यानी वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो वो अगर वो वाली अपनी एबिलिटी को यूज ही नहीं करेगा, यानी प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, या उसको यूटिलाइज ही नहीं करेगा, तो धीरे धीरे क्या बन जाएगी? वो जो एबिलिटी होगी उसकी वीकर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। यानी जो एबिलिटी होगी, यानी पर्टिकुलर जो एबिलिटी हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो पहले कभी हुआ करती थी एबिलिटी, लेकिन अभी हम क्या इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं उसको, तो वो क्या हो जाएगी? वीक बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो मोटिवेट नहीं करेगा किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा? प्राइज जो होते हैं, यानी अगर आपको कोई एक टास्क है, वो टास्क आपको बच्चे से करवाना है और उसको कहोगे कि आप ये टास्क कर लोगे तो आपको ये वाला प्राइज मिलेगा, यानी ये वाली चॉकलेट मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, वो प्राइज जो होगा वो क्या है? मोटिवेशन लाएगा उस बच्चे में और वो जल्दी जल्दी उस टास्क को कंप्लीट करेगा। इंसेंटिव भी वही होता है, यानी मोटिवेशन देने के लिए। प्रेज क्या होते हैं? प्रेज होते हैं यानी आप उसकी तारीफ करो, तो तारीफ जो होगी वो भी एज अ मोटिवेशन करवाती है, हेल्प करती है। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, यानी अगर आपने ये कहा कि ये वाला अगर काम तुमसे नहीं हो रहा तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो और कभी ना कभी तो ये काम होगा, पूरा आपको करना है, प्रैक्टिस करते रहो। तो जो प्रैक्टिस होती है ये मोटिवेशन नहीं होती। प्राइज, इंसेंटिव या फिर प्रेज जो होगा ये मोटिवेशन है, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है फैक्टर ऑफ मोटिवेशन नहीं होते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, साइकोलॉजी इज अ डैश। जो साइकोलॉजी होती है वो क्या चीज होती है? ये साइंस ऑफ सोल होती है, साइंस ऑफ माइंड होती है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर होती है? तो साइकोलॉजी होती है, ये क्या होती है? साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे आप अपने जेस्चर्स कर रहे हो, कैसे आप अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो दे रहे हो, कैसे आप बोल चाल रहे हो, ये हमें क्या बताता है? साइकोलॉजी बताती है। तो साइंस ऑफ बिहेवियर कहलाता है साइकोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर बस इतने ही हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज ये वाले जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी आपके पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे अपने जो एग्ज़ाम्स होंगे उनको क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।